हाय, वेलकम टू विराट फॉरम। आज मैं आपको एक हिंदी का अच्छा सा टॉपिक बताने वाला हूँ जो मतलब बच्चे सुनते हैं उस बारे में या उस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं तो एक बार को सहम जाते हैं। बिल्कुल सही समझा, संधि। आज मैं आपको संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, संधि को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वर्णों का पता होना चाहिए। वर्णों से क्या मतलब है? आपको स्वर का, व्यंजन का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जब भी हम संधि की बात करते हैं तो वर्ण एक मेजर रोल निभाता है, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल ही होता है। लेकिन ये बात देखने वाली है कि वर्णों का मेल, ये जो वर्ण है ये आते कहाँ से हैं? वो सारी चीज़ें समझेंगे आज के टॉपिक में। और संधि को समझने से पहले आप ये जान लें कि ये संधि किसका पार्ट है। मतलब अगर हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द भी तो वर्णों के मेल से ही बनता है। शब्द भी तो वर्णों के मेल से ही बनता है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि शब्द का अगर निर्माण करना हो तो हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर शब्द निर्माण करना है हमें तो हम 4 तरीके से शब्द का निर्माण कर सकते हैं। पहला, संधि के माध्यम से। दूसरा, समास के माध्यम से। तीसरा, उपसर्ग। और चौथा, प्रत्यय के माध्यम से। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं संधि के माध्यम से शब्दों का निर्माण। एक बात यह भी आ जाती है कि संधि की जरूरत क्यों पड़ी भाई? संधि की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर 2 शब्द हम पास पास लाते हैं और उन 2 शब्दों का उच्चारण अलग अलग ना करें और इकट्ठा कर दें तो अब हमें संधि की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर 2 शब्द पास पास लाए जाएं और अपने उच्चारण की सुविधा के अनुसार हम उनको जोड़ दें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेकर उनको मिलाकर, उनका मेल कराकर हम उन 2 शब्दों को एक शब्द में बदल देते हैं। और जाहिर सी बात है, जब शब्द बदले, 2 शब्दों को एक शब्द में किया हमने, उसे बदला, उसे तब्दील किया, तो जाहिर सी बात है शब्द का तो निर्माण होगा ही, एक नए शब्द का निर्माण होगा। तो आज हमें पढ़ना है संधि के बारे में और मैं आपको संधि के डेफिनेशन आपको बताऊंगा संधि की, साथ ही साथ उसके भेद हम करेंगे। भेद के बाद भी उपभेद अगर है तो वो भी हम करने वाले हैं आज। जैसे कि स्वर संधि हमें मिलेगी जो संधि का एक भेद है, स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो वो सभी भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं संधि से। सबसे पहली बात आती है कि संधि का अर्थ क्या है। देखो, संधि, जैसे हमने पहले युद्ध सुने हैं, उन युद्धों में क्या होता है, एक हार होती है, एक जीत होती है, या संधि हो जाती है। और संधि किसी न किसी शर्त पर होती है। मतलब अगर एक राज्य ये रहा और एक राज्य ये रहा, दोनों आपस में युद्ध हुआ, या फिर इनमें हम कहें कि आखिरी जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया कि संधि करनी है, तो संधि कुछ शर्तों पे होती थी। और संधि जब शर्तों पे होती थी तो इन दोनों का मेल भी हो जाता था। दोस्ती के तौर पर ये दोनों जो ग्रुप हैं या दोनों जो महाराज हैं या राजा हैं, उन दोनों का मेल होना किसी कुछ शर्तों के अनुसार, वही क्या था, संधि था। बिल्कुल हिंदी में भी ऐसे ही है। हिंदी व्याकरण में भी क्या है, जब 2 शब्दों में युद्ध हो और उनके वर्णों का, उनमें कुछ शर्तें होती हैं, जो पहले शब्द में कुछ वर्ण होंगे और दूसरे शब्द में कुछ वर्ण होंगे, उनमें जब मेल होगा तब वो संधि कहलाती है। संधि के साथ साथ हमें यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि संधि विच्छेद क्या है। तो आइए समझते हैं। संधि का जो शब्द, संधि जो शब्द है उसका मतलब है मेल या संयोग, या दूसरे शब्दों में कहें समझौता। तो जब बात आती है इन तीनों की, तो तीनों का एक ही मतलब है जोड़ होना। इन मेल से कुछ ना कुछ तो होगा, वो होता है विकार। विकार को हम कहते हैं परिवर्तन। विकार को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो जब मेल होगा तो एक विकार होगा, एक परिवर्तन होगा उस शब्द में, और वो विकार ही हमारा कहलाएगा संधि। तो यहां तक हमने समझा
कि इसके मतलब हम संधि का जो मतलब निकलता है मेल, संयोग, समझौते से निकलता है, और इनमें अगर हम कहें कि मेल हो रहा है दो वर्णों में तो उनमें एक विकार उत्पन्न होगा, और वो विकार, वो परिवर्तनीय क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब बात करते हैं कि जब भी हमें किसी शब्द में संधि मिलती है या हमें किन्हीं दो शब्दों में संधि करानी होती है तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और इसी में जब हम जोड़ देते हैं इसका दूसरा पार्ट, मतलब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो जब हमें देखना हो, जब भी हमें संधि करानी हो तो हमें ध्यान रखना है कि जो दो सार्थक शब्द होंगे उनमें पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण को लेना है और जो दूसरा सार्थक शब्द है उसका प्रथम वर्ण लेना है। मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल में दे देता हूं, यहां मैंने लिखा देव प्लस आल्य, देव प्लस या देवधन आल्य, तो यहां पर इसका भी एक मतलब है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देव एक सार्थक शब्द है, आल्य की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक सार्थक शब्द है। तो हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना है, मतलब अंतिम वर्ण व, लेकिन ये अंतिम वर्ण नहीं है। समझने की बात है कि जब भी हम किसी व्यंजन को देखते हैं, मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी ये बात, कि जब भी हम किसी व्यंजन को देखते हैं, सपोज हम यहां पर क वर्ण को ले लेते हैं, तो इस व्यंजन में अगर हम बात करें इसका अंतिम, इस व्यंजन में एक और वर्ण है या हम कहें एक स्वर है, वो है ए। मतलब कोई भी व्यंजन होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, जिनको पूर्ण उच्चारित करने के लिए किसी न किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में पूरे नहीं होते, ये इन्हें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है अगर हमें इनका उच्चारण करना है तो अगर हम बात करें क की, तो क में क को अगर अलग कर दें अ से तो क का हलंत रूप हमें यहां पर मिलता है। तो जाहिर सी बात है जब हम व को अलग करेंगे तो व जो बनेगा व हलंत और अ से मिलेगा। तो यानी कि इसका देव में अंतिम जो वर्ण है वो है अ। इसके बाद आल्य में इसका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है आ, और जब इन दोनों वर्णों का मेल होगा तो हमें मिलेगा आ। ये हमारी दीर्घ संधि है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझिए कि पहले ये जो हमने लिखा एक फॉर्मूला, इसको समझना बहुत जरूरी है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ, तो क्या बना? देवाल्य। तो यहां हमने सीखा संधि का अर्थ क्या होता है। संधि में जो हम संधि कराते हैं दो सार्थक शब्दों की, वो सार्थक शब्दों का प्रथम जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, कैसे हम जोड़कर एक संधि कराते हैं। अब बात आती है कि ये संधि विच्छेद क्या है। विच्छेद नाम से ही पता चल रहा है, अलग करना, अलग थलग हो जाना, है ना। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं कि दो सार्थक शब्द मिले और उनसे एक संधि करा दी, मतलब संधि क्या है? ये जो हमने किया, ये जो हमने संधि करवाई कि ये अंतिम वर्ण लिया और इसका पहला लिया, ये हमने संधि कराई। लेकिन जब ये तो संधि वाला वर्ड हो गया, संधि वाला शब्द हो गया, ये तो संधि वाला शब्द हो गया, लेकिन ये कैसा है? ये संधि विच्छेद वाला है। ठीक है, इसको हम कहेंगे संधि विच्छेद। मतलब जब जोड़कर लिखें तो संधि, जब वापस अपने पूर्व रूप में आ जाए तो वो क्या? विच्छेद। तो आज हमने सीख लिया यहां पर, अब तक यहां सीखा कि संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रकार। तो चलिए अब देखते हैं संधि के प्रकार। जब संधि के प्रकार की बात आती है तो सबसे ज्यादा हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि
बहुत से लोगों को पता है कि हमारी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, लेकिन विसर्ग के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, या किसी को विसर्ग का पता होता है, व्यंजन का पता हो, स्वर का ना पता हो। तो आज हम पूरा डिटेल्ड पढ़ लेते हैं कि संधि के जो प्रकार की बात है उसमें संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और थर्ड है हमारा विसर्ग संधि। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनमें सबसे ज़्यादा स्वर संधि से ही क्वेश्चंस बनते हैं। यहीं से 2 शब्दों को लिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनकी संधि कीजिए, या फिर इस शब्द में कौन सी संधि है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें से आता है। अगर वेटेज की बात करें तो अराउंड मान के चलिए कि 60 to 70% इस स्वर संधि से ही आता है। इसके बाद व्यंजन संधि की बात करें तो 40 to 30% इन दोनों में से आता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वर संधि, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब बात करते हैं कि जब हमें संधि के प्रकारों की बात करनी है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि है, तो स्वर संधि के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो पहला हमारा आता है दीर्घ, दूसरा है गुण, फिर वृद्धि संधि, फिर यण, और आखिर में आती है अयादि स्वर संधि। तो वे जो हमारी स्वर संधि है उसके 5 भाग है, उसके 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अभी यहां समझने वाली बात है कि अभी हमने कहा कि यहां से स्वर संधि से 60 to 70% आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। अब स्वर में भी एक बात है कि जब हम बात करते हैं इनकी दीर्घ, गुण की और वृद्धि की, तो इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अराउंड 70% क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। अब जो वेटेज बचा बाकी 30 का, वो सारा है यण और अयादि का। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। देखो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो या जिसकी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको या प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस एग्जाम को लेके, मतलब आप पिछले पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस पार्ट से कितना दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले प्रीवियस ईयर में, मतलब अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में 10 साल की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जाहिर है कि आप 1-2 साल का देखें तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा। आपको पिछले 5 से 7 साल के पेपर तो एटलीस्ट देखने ही चाहिए। उसमें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि संधि में स्वर संधि से सबसे ज्यादा है और स्वर में भी दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि से सबसे ज्यादा आया हुआ है। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी के तौर पे चलोगे, स्ट्रेटेजी को लेके चलोगे, सोच समझ के आप विचार करके अपने कोर्स को पढ़ोगे, तभी आप सफलता हासिल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है दीर्घ, गुण और वृद्धि की। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि क्या है। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग को हमें पढ़ना है। हमने भेद देखे थे संधि के। सबसे पहला आता है स्वर संधि। तो स्वर संधि में जब हम बात करते हैं इसकी संधि की, तो इसमें हमें मिलते हैं, देखिए पहली बात कि पहला शब्द और दूसरा शब्द, 2 शब्द चाहिए किसी भी संधि को कराने के लिए। तो उन दोनों शब्दों में क्या चाहिए हमें कि जब 2 शब्दों में संधि करानी है तो हमें क्या करना है, उन दोनों शब्दों में हमें ध्यान रखना है कि स्वर का मेल स्वर से होना चाहिए। स्वर का मेल स्वर से होना चाहिए, वही हमारे क्या है, हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि में अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था देवालय वाला। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे कि महा प्लस आत्मा। अब यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आपको समझनी है। एक तरीके से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ह आखिरी है, आ पहला है। तो ये चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। संधि जो टिका हुआ है सारा बस इस वर्ण का और इस वर्ण का खेल है। बाकी तो सब रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको याद रखना है, उनके आधार पर चलना है, तब जाके आप संधि कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस हिंदी व्याकरण के मैथ को आप समझ लें।
क्या कह रहा है कि महा को जब हम देखते हैं, पहला शब्द हमें क्या करना था कि पहले शब्द का अंतिम देखना है। तो पहले शब्द का अंतिम क्या है, ये रहा। पहले शब्द के अंतिम में हमने देखा हा है, तो हा जो बना होगा वो कैसे बना होगा, ह के नीचे हलंत प्लस आ। तो जाहिर सी बात है ह में क्या होगा, हा में क्या होगा, ह हलंत और आ का डंडा, यही तो मात्रा है। इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम, ये तो साफ साफ दिख रहा है आ है। तो जब हम देखते हैं महा को, तो महा में हमने ह को अलग किया और आ को अलग किया। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप कैसे चीज़ों को, कैसे वर्णों को आप अलग अलग कर लेते हैं। मतलब किसी भी शब्द को अगर बनाना है, तो हमें जाहिर सी बात है वर्णों का खेल तो आना ही चाहिए। वर्णों को कैसे तोड़ेंगे ये तो आना ही चाहिए, और वही सब खेल यहाँ पर है। तो हम जब तोड़ देंगे हमें क्या मिलेगा, आ प्लस आ इक्वल है किसके, आ के। तो इसका क्या बन जाएगा, म तो पहले ही था, अब हा को अलग किया था तो हमें क्या मिला था, ह हलंत, है ना। ह में जब हमने इसको आ को अलग किया, इसकी बात बाद में करेंगे, तो हमारे पास क्या बचा था, ह बचा था। इसके बाद आ का डंडा, फिर हमारे पास था आ का डंडा, फिर हमने प्लस किया और पहले शब्द का प्रथम वाला लिया था आ, फिर आगे था तमा, आधा त और मा। अब हम जब इसको जोड़ेंगे, हमने इसको क्या किया, इन दोनों का एक कर दिया, मतलब आ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा, है ना, आ आम वाला। तो म और फिर ह हलंत, फिर जो इनके मेल से आया आ, और फिर त और मा, मतलब फिर त आधा त और मा आया। कैसे बनाएंगे, फिर ह अलंत जो और आ है वो दोनों एक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, महात्मा। तो जाहिर सी बात है समझ में आया होगा। महाआत्मा में हमने क्या किया, लास्ट वाला वर्ण जो हमारा आखिरी वर्ण है उसको पकड़ा, उसे हलंत और मात्रा से अलग किया। अलग करने पर दोनों का मेल करने से हमारे पास एक बीच में जो संधि कराएगा वो वर्ण आया। वो हमने कहाँ रखा, इन दोनों की जगह रखा। म पहले था, ह हलंत वाला हुआ था जो हमने यहाँ से तोड़ा था, और तमा लास्ट में था। फिर जब इनका मेल कराया तो हमें एक नया शब्द मिला, वो मिला महात्मा। तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी स्वर संधि क्या है। अब स्वर संधि समझने के बाद इसका हम पहला भेद समझेंगे, दीर्घ संधि। तो जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, दीर्घ संधि में संधि का जब मेल होगा तो वहां पर बीचों बीच का क्या मतलब है, सीधी सी एक ट्रिक है, हालांकि बुक्स में ऐसे नहीं दिया था बीचों बीच साइड में, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी एक समझने की बात है कि जब भी हम किसी शब्द को देखेंगे जो संधि से बना होगा, हमें उसमें बीच में वाले वर्ण को देखना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा अभी। लेकिन दीर्घ का मतलब है कि उसमें आपको आ ई उ जैसे वर्ण दिखाई देंगे। लेकिन ये आ बनेगा कैसे, मतलब अगर किन्हीं दो शब्दों को, दो सार्थक शब्दों को हम ले रहे हैं और उनकी संधि करा रहे हैं, तो हमें पहले शब्द का अंतिम में अ मिल जाए और दूसरे वाले में दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण में हमें ए मिल जाए, तो इन दोनों के मेल से आ ही बनता है। इसी तरीके से अगर अ प्रथम शब्द में मिल जाए और दूसरे शब्द के पहले में हमें आ मिल जाए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इसी तरीके से अगर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए हो, या फिर दोनों जो वर्ण हैं, चाहे वो प्रथम शब्द का हो चाहे द्वितीय शब्द का हो, दोनों मिलें तो वो आ ही बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम ई की बात करते हैं, मतलब अगर प्रथम शब्द में ई मिल रहा है उसका वर्ण अंतिम, और द्वितीय शब्द में प्रथम जो वर्ण मिलेगा हमें बड़ी ई मिल रही है, तो वो बनाएगी बड़ी ई। इसी तरीके से ई बड़ी ई, फिर बड़ी ई अगर प्रथम शब्द में आ रही है, द्वितीय में छोटी ई, फिर बड़ी ई और फिर बड़ी ई, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें बड़ी ई ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम ऊ की बात करते हैं तो छोटा ऊ और ऊ भी बड़ा ऊ बनाते हैं, फिर
ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बनाएगा। इसी तरीके से प्रथम शब्द में अगर ऊ मिल रहा है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में हमें छोटा ऊ मिल रहा है तो वो भी बड़ा ऊ बनाएगा। इसी तरीके से दोनों शब्दों में बड़े ऊ मिल जाएं तो हमें क्या मिलेगा? बड़ा ऊ ही हमें बनाना पड़ेगा। संधि जब भी होगी दो शब्दों में या दो शब्दों के प्रथम वर्ण और उसका प्रथम वर्ण और उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो उसमें बड़ा ही हमें मिलेगा। हमें आ, ई या ऊ का मेल करके दिखाना होगा। अब इनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। दीर्घ के मैं हालांकि 2 एग्जाम्पल आपको दे चुका हूं, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि सीमा प्लस अंत, सीमा धन अंत। दूसरा है विद्या धन आल्य। इसके बाद दिशा धन अंतर। 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम सीमा और अंत को देख लेते हैं। इसमें पहले शब्द में अंतिम जो वर्ण है वो हमें मिलता है मां, और सी कहां है? ये रहा। हमने इसको अलग कर दिया और बीच में लगा दिया जमा का चिन्ह। जब हम म को अलग करेंगे तो म हलंत और आ हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जब हम अंत को अलग करते हैं तो अंत में जो प्रथम वर्ण है वो हमें मिल जाता है ए, और जब इन दोनों का हम मेल कराएंगे तो म हलंत नीचे आ जाएगा और आ और ए जब मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे आ, तो ये हमें प्राप्त होगा मां। तो सी ये रहा, और इतना जो हमने विकार के मतलब जो हमने मेल कराया उनसे विकार से हमें मिला मां, और ये बिंदी और फिर त जो हम अनुस्वार यूज करते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। हमने जो मेल कराया वो सामने सी ये रहा, त ये रहा, तो हमारा क्या बन गया? सीमांत। तो ये पहला जो हमारा पहले जो 2 सार्थक शब्द थे उनकी संधि से हमें प्राप्त हुआ सीमांत। इसी तरीके से विद्यालय, विद्या और आल्य। विद्या की अगर बात करते हैं तो यहां पर हमें द हलंत और आ मिलता है, और उधर से आ को हम ले लेते हैं प्रथम वर्ण के तौर पर। इसी तरीके से जब इनका मेल कराएंगे बड़ा आ और आ जब मेल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? आ, द ये रहा, और इनके मेल से बनेगा द्या, तो क्या मिल जाएगा हमें? विद्यालय। कैसे बनेगा? विद्यालय। ये हमारा संधि से शब्द तैयार हो गया। संधि का जो शब्द है या पद है वो हमें मिल गया। इसी तरीके दिशांतर की अगर बात करें तो श, शा, उसका जो हमारा अंतिम वर्ण है उसको पकड़ेंगे और हलंत के साथ आ जोड़ेंगे। इसी प्रकार अंतर से हम ले लेंगे अ को, और आधा न और तर ये रहे। तो यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आ और अ का जब मेल कराते हैं तो हमें मिल जाता है आ, तो दी ये रहा, श हलंत ये रहा, इसके बाद अंतर ये रहा, तो बन जाएगा दिशांतर। दिशांतर यहां पर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब हम शब्दों को देखते हैं, जब हम मेल कराते हैं तो उसके बीच के वर्णों को, जो बीच का वर्ण, अभी जो मैंने एक बात बोली थी सबसे शुरुआत में कि हम बीच शब्दों के, जब हम शब्द को देखते हैं किसी को, तो हम उसके बीच वाले वर्ण को पहचान कर हम बता सकते हैं ये दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या आदि है। अब देखो कैसे, जैसे कि हमने सीमांत शब्द को देखा, क्योंकि एग्जाम में कैसा आता है कि सीमांत आपको शब्द दे देगा और पूछ लेगा बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आपको क्या करना है, बीच वाला जो वर्ण है उसको पहचाने, उसमें देखिए कुछ दीर्घ मिल रहा है क्या, दीर्घ संधि में कौन कौन सा, आ, ई या उ हमें मिल रहा है क्या, तो आप पहचान कर पाएंगे। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं विद्यालय की, तो उसके बीच में, उस शब्द को बीच में, बीच वाले वर्णों को देखे, पहचान करें क्या वहाँ आ, ई या उ हमें मिल रहा है क्या। तो इस तरीके से जब हम पहचान करते हैं हमें पता भी चल जाता है वहाँ आ आएगा, ई आएगा या उ आएगा, और उसी से पहचान होगी दीर्घ संधि की। चलिए अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि की अगर हम बात करते हैं तो गुण संधि में हमें ध्यान रखना है कि जो
किसी भी शब्द का बीच का वर्ण होगा उनमें हमें ए दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा और अर दिखाई देगा। ठीक है, इनको हमें बहुत अच्छे से समझना है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि बीच के शब्द को ही, शब्द के बीच के वर्ण को ही पहचान कर हम बता सकते हैं गुण है या अयादि है या दीर्घ संधि है। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं गुण संधि की तो वो कहता है यदि ए और आ के बाद, देखो यदि ए आ, यदि ए और आ के बाद ई उ या री आए, मतलब ई या उ या री आए, तो दोनों के मिलने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा? देखिए ए ओ अर, मतलब इन दोनों के मेल से, उसने कहा कि ए या आ के बाद ई मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए तो हमें ए मिलेगा। यदि ए या आ के बाद उ या उ मिल जाए तो हमें प्राप्त होगा ओ, और अ या आ के बाद री मिल जाए तो हमें प्राप्त होगा अर। कैसे? एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, नर जमा इंद्र। अब देखो, र को अगर अलग करते हैं, न ये रहा, र को अलग करेंगे, र हलंत और अ। इसके बाद इंद्र, इंद्र को जब हम लेंगे तो हम जब इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो हमें मिलेगा अ और ई। अ और ई के मेल होने से हमें मिलेगा ए, मतलब ये रहा ए, और ये रहा र हलंत और ये रहा न। इसके बाद आधा न और द्र। अब जब हम इनका मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा? न र के ऊपर ए की मात्रा जो हलंत को हटाएगी। जब भी कोई हम स्वर जोड़ते हैं तो वो हलंत वाला जो व्यंजन है वो अपने पूर्ण रूप में दिखता है। इसके बाद आधा न और दर, तो क्या बन जाएगा? नरेंद्र। इसी तरीके से वीर उचित, क्या करेंगे? वी अलग करेंगे, र हलंत और अ, फिर जमा। इसके बाद जमा किया हमने, फिर देखा उ यहां पर दिया है और फिर चित। अब देखो अ और उ के मेल से, अ और उ के मेल से क्या बनेगा? ओ। तो वी जमा र हलंत और फिर क्या बनेगा? ओ, फिर बनेगा चित। तो जो पूर्ण हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वीरो चित। तो ये हमारा संधि करने के बाद शब्द। इसके बाद महर्षि। महर्षि को देखते हैं तो म जमा ह हलंत और आ जमा री और फिर शी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? आ और री के जुड़ने से अर हमें मिलेगा। तो जब भी हमें इस तरीके से अर मिलता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि म के साथ ह हलंत को जोड़ेंगे तो यहां पर अ तो इसके साथ चला जाएगा, लेकिन ये जो र है ये रेफ वाली मात्रा में चला जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। कैसे? अब री था, फिर यहां पर अर हुआ और शी ये रहा, तो जो बन के मिलेगा हमें शब्द वो मिलेगा महर्षि। जो बन के हमें दिखाई देगा वो क्या दिखेगा? महर्षि। यहां पर शब्द मिलेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। महा में ह हलंत आगे किया और अ अलग अलग कर दिए, री को लिया। अब आ और री को जोड़ा, तो अर आया। जो अर इनकी जगह हमने क्या किया? अर जोड़ा। अ जो है वो इसके साथ मेल करेगा, अ जो है वो ह हलंत के साथ मेल करेगा, और र जो है र हलंत वो शी के साथ मेल करेगा। तो ये जो मात्रा है ये चली जाएगी यहाँ रेफ में। रेफ की मात्रा कहते हैं इसको, र की रेफ की मात्रा। और ह के साथ अ जुड़ेगा तो ये रहा ह, और म तो पहले था ही, तो बन जाएगा महर्षि। तो आज हमने देख लिया दीर्घ और गुण संधि। बाकी के हमारे जो इसके 3 भेद हैं उनको भी हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।